बड़ी खूबसूरत लड़की थी और ना। बड़ी अमीर और मॉडर्न लड़की, उसकी मौत हुई और वो फिर आपने लिखा भी हाँ। उसके ऊपर। वो क्या था बात? मैं रोज़ाना जंग के क्राइम एडिशन का इंचार्ज था। मैंने लिख दिया कि जी पंजाब की बड़ी खानदानी दुश्मनियां। तो अगले ही दिन जो है टीपू ट्रक्का वाले की तरफ से पूरी गाड़ी जो उसमें गन्नों वाले लोग हैं, ऐसी ऐसी गन्ने जो आप मैं कहता हूँ कि देख के लोग हैरान रह गए। चंद दिन के बाद ही गोगी बाट उन दिनों में भी दुबई में फरार थे। तो उन्होंने कहा जी कि अगर हम दुबई आ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जंग हमारे खिलाफ जो मर्जी लिख दे। और जो ये बात है कि जी थानों के एसएचओ लगने के लिए लोग लाखों रुपया देते हैं, ये बात दुरुस्त है? शकीयत का आपने इंटरव्यू किया जिसका तरीका वारदात बड़ा मुख्तलिफ था। वो कहता था कि लाहौर के जो पोश इलाके है ना, वहाँ के जो शादी हाल है ना, मैं वहाँ से जो नए जोड़े 1 पॉइंट पे उनको रोकता, 25 तोले 30 तोले तक भी वो कहता है एक वारदात में मुझे हासिल हो जाते थे। 2 लड़कियाँ, उनका मुझे डांस देखने का बहुत शौक था, तो मैं वो 25 तोले उठा देता था। तो इसकी शोध एक आर से शुरू होने वाली अदाकारा को पहुँच गई। सेठ आबद, ये भी एक करैक्टर थे। सेठ आबद दरअसल मलक रियाजवान थे। पाकिस्तान में सोने की जितनी स्मगलिंग होती थी उसमें वो इन्वॉल्व होते थे। जो जामिया नईमिया में हुआ और ये जो हमारे रागिब नईमी साहब हैं, इनके वालिद साहब वो शहीद हुए, उसमें जुम्मे का दिन था। जी, तो जी। आपने वो पूरी रुदाद हमें सुनाई हुई है। मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस तक भी पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फरूक शो में खुशामदीद। आज हमारे मेहमान हैं, हमारी बरादरी से ताल्लुक़ है, साफ़ी बरादरी से, और 25-30 साल जर्नलिज़म को दे चुके हैं। रोज़नामा जंग के क्राइम एडिशन के इंचार्ज रहे, फिर क्राइम रिपोर्टिंग में ही अपनी सारी ज़िंदगी मैं कह सकता हूँ। और हमने इनकी लातदाद स्टोरीज़ रोज़नामा जंग में पढ़ी क्राइम के ऊपर। इन्होंने बहुत से वाक़यात जो हुए हैं उसके यानी शाहिद हैं। आज मैं बड़े ही ज़बरदस्त वाक़यात इनकी जो इन्होंने संभाल के रखे हुए हैं इस पॉडकास्ट में हम रखेंगे। जनाब भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। जी, आपका शुक्रिया, आपने बुलाया। नहीं, मैं तो आपका हमेशा से कायल हूँ, और हम जब जंग में भी जाके आपकी वैसे भी लाइव भी गुफ्तगू सुनते थे और पढ़ते भी थे, तो बड़ा मज़ा आता था। मैं चाह रहा हूँ कि हम इसे ऐसे आपकी ज़िंदगी में से वाक़यात कहीं ना कहीं से निकालें। एक तो बड़ा मशहूर हुआ कि लाहौर के अंदर दुश्मनियाँ बहुत ज़्यादा थीं, और एक ज़माने में आपने पंजाब की जो बड़ी दुश्मनियाँ, ख़ानदानी दुश्मनियाँ, उसमें ये गोगी बाट, टीपू ट्रक्का वाला, ये सारी जो है इस पे पूरा जनाब पेज दिया पूरा। तो फिर हुआ क्या यानी आपको ख़तरात का सामना तो करना ही पड़ा है, लेकिन उस वक्त क्या हुआ? और टीपू ट्रक्का वाला ज़िंदा थे, क्या हुआ था? वो रुदाद क्या है वो? अच्छा, ये वाक़या उस वक़्त का है कि मैं रोज़ाना जंग के क्राइम एडिशन का इंचार्ज था। तो अब तो जैसे कहते हैं लोग यूट्यूब पे बहुत कुछ बनाते हैं, लेकिन उस वक़्त जंग अखबार एक बड़ा अखबार था। मैंने लिख दिया कि जी पंजाब की बड़ी ख़ानदानी दुश्मनियाँ, और सबसे ऊपर जिसका ज़िक्र किया वो टीपू ट्रक्का वाला और गोगी बाट और तीफी बाट की जो लड़ाई को ना, इसको मैंने मौज़ूए बहस बनाया। लेकिन मैंने उस पर रिसर्च करके और दोनों तरफ से एक बैलेंस करके लिखा। लेकिन जैसे ये शाया हुआ तो अगले ही दिन जो है वो टीपू ट्रक्का वाले की तरफ से एक उस वक्त वो, क्योंकि टीपू ट्रक्का वाले जिंदा थे, तो उनकी तरफ से एक पूरी गाड़ी जो है ना रोज़नामा जंग डेवस रोड के बाहर आके खड़ी हो गई। उसमें गन्नों वाले लोग हैं, ऐसी ऐसी गन्ने जो आप मैं कहता हूँ कि देख के लोग हैरान रह गए। तो उस वक्त जंग के जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे कदीर, उन्होंने कहा कि भाई जंग के दफ्तर के अंदर जो है ना कोई गन वगैरह नहीं जाएगी। आप में से जो बंदा बेहतर गुफ्तगू कर सकता है वो उनको मैं एडिटर साहब से मिला देता हूँ। वो बार उन्होंने अपने एक मैनेजर साहब को, एक साथ आदमी थे, उनको ऊपर भेज दिया। मेरे उस वक्त एडिटर थे सुहेब मरगूब साहब, तो उनके पास चले गए। तो वहाँ जाके उन्होंने कहा, तो उस वक्त वो बड़े बड़े जो वाकी टाकी टाइप के जो नहीं होते मोबाइल फ़ोन, उस पर उन्होंने टीपू ट्रक्का वाले की बात भी, वो जैसे उनका स्टाइल, जी मैं तो अच्छा, वो अपने स्टाइल से उन्होंने कहना शुरू कर दिया, मैं तो एक छोटी सी पर्ची लिखता हूँ, तो कराची से लोग 10 लाख रुपया मेरी पर्ची पे इतना इतबार करते, तो आपने मुझे बदमाशों में डाल दिया। मैं तो बदमाश हूँ ही नहीं। यानी उन्होंने माइंड किया कि आपने उन्हें बदमाश लिखा। जी, जी। और अच्छा, वो काफ़ी उन्होंने यानी इस वाले से कहा, और उन्होंने कहा जी हम ना उस वक्त यानी आज से कोई 15 साल पहले उन्होंने कहा जी कि हम ना आपके खिलाफ 1.5 करोड़ हो जाने का दावा कर देंगे, ये जो काफ़ी बड़ी रकम है। और ये वाक़या होने के बाद उन्होंने कर भी दिया, हाई कोर्ट में ना हमारे खिलाफ रिट कर दी। तो अच्छा, आपको तो बड़ा मुश्किल बन गई होगी कि यार उस वक्त भी टीपू ट्रक्का वाला का नाम तो आज भी है। जी, जी। यानी जब वो नहीं है इस दुनिया में, तो उस वक्त अगर खुद उन्होंने गाड़ी भेज दी, जिंदा ही थे वो। अच्छा, ये हुआ, और फिर जंग ने भी कुछ छोड़ा नहीं। उन्होंने क्या किया जी, मेरी इंक्वायरी लगा दी। महमूद साहब होते थे इंक्वायरी इंचार्ज, उन्होंने इंक्वायरी बाकायदा शुरू कर दी कि देखें कि इसमें क्या मामला है। कोई नाइंसाफी तो नहीं की? नहीं की। अच्छा। और दूसरी तरफ से क्या हुआ कि उन्होंने हरजाने का दावे का नोटिस भी भेज दिया मेरे नाम और जंग के नाम। अच्छा, ये सिलसिला चल रहा है, तो चंद दिन के बाद ही गोगी बाट उन दिनों में भी दुबई में फरार थे, तो उन्होंने वहां से जंग में फोन किया, वो भी एडिटर साहब तक पहुंचा।
तो उन्होंने कहा जी कि अगर हम दुबई आ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जंग हमारे खिलाफ जो मर्जी लिख दे, यानी धमकी दी, धमकी उन्होंने दी। तो जब ये वाला कॉल आई ना, तो मेरे जो ऊपर एडिटर साहबान बैठे थे उन्होंने कहा कि भट्ट साहब ने बिल्कुल बैलेंस लिखा है, क्योंकि टीपू ट्रक्का वाला भी नाराज है और गोगी भट्ट भी नाराज, दोनों फ्रीक हैं, जो दोनों दुश्मनदार हैं, दोनों नाराज हैं, दोनों किसी की साइड नहीं ली जी। और फिर ये जो इन्होंने दावा किया था, ये दावे थे, इन्होंने सरेंडर ऐसे किया कि इन्होंने कहा कि आप ना ऐसा करें कि टीपू ट्रक्का वाला ने कहा कि मेरे ऊपर लिखा था उस फीचर में कि 3 हमले हुए हैं, तो उसने कहा आप सिर्फ ये लिख दे कि मेरे पर 5 हमले हुए हैं, तो मैं राजी हूँ। तो 2 लाइनें और एक आधी लाइन, 2.5 लाइनों की सिटी पेज पे एक छोटी सी खबर लगी कि टीपू ट्रक्का वाला ने कहा मेरे ऊपर 3 नहीं 5 हमले हुए हैं, तो इस पे उन्होंने 1.5 करोड़ का जाना वापस ले लिया। तो यहाँ से आप गोगी भट्ट को, और गोगी भट्ट जो है ना, उनको तो फिर ये हो गया ना कि जब वो हरजाने का दावे की कॉपी उन तक पहुंची तो उनको भी पता लग गया कि मैं तो समझ रहा कि ये टीपू के बंदे हैं, तो वो भी तो ठीक है। पहले अच्छा ये हो जाता है, ये गलतफहमी हो जाती है। मैं इस तरह के एक वाकये से गुजरा हुआ हूँ और इसी ग्रुप में से गुजरा हूँ, यानी एक इंटरव्यू, तो आपको तो पता ही है ये किस तरह के नतीजे में उन्हें ये लगा कि यार ये इस साइड का है, लेकिन जर्नलिस्ट तो किसी साइड का नहीं होता, हम तो रिपोर्ट करते हैं। बल्कि मैं यही बताता चलूं कि उन दिनों में मुझे कुछ दोस्तों ने आगाह किया कि भट्ट साहब आप अपना थोड़ा सा रास्ता बदल के गुजरे, क्योंकि आपका पीछा किया जा रहा है, यानी किया जा रहा है इस लेवल तक भी। वैसे भट्ट साहब एक बात है, हमारे बहुत से दोस्त क्राइम रिपोर्टर बड़ी अच्छे भी हैं, लेकिन एक आम तासुर है और जिसमें किसी तरह हकीकत भी है, जब मैं खुद जर्नलिज्म कर रहा हूँ, कि जो पंजाब के, लाहौर के जो बड़े पुलिस अफसरान हैं उनसे क्राइम रिपोर्टर्स मंथलियाँ लेते हैं और इवन बदमाशों तक से लेते हैं, यानी वो बदमाश जिनसे सारा पाकिस्तान घबराता है वो जर्नलिस्ट को देते हैं। क्या ये बात सच है? यानी हम किसी को स्पेसिफिक होकर नहीं कह रहे। अच्छा, इस वाले से मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि मैं लाहौर के क्राइम रिपोर्टर्स की एसोसिएशन बना के मैं उसका फाउंडर सदर भी था, तकरीबन 5 साल तक हमने वो चलाई। इस दौरान ना मेरे पास इस तरह की जो शिकायत आती थी। अच्छा। तो लाहौर के एक बहुत अहम क्राइम रिपोर्टर थे, ठीक है, तो अब मेरा हाल उनका नाम बताना अच्छा नहीं, तो उनके बारे में कहा गया कि जी दूसरे क्राइम रिपोर्टर ने कहा है कि ये जो दाता साहब के पीछे जो एक जुआ खाना है वहाँ से मंथली लेते हैं और कुछ कैंट के इलाके से लेते हैं। तो जब हमने कहा कि देखो यार, हम कोई अदालत तो नहीं कि हम फैसला करें, लेकिन हमने उससे पूछा कि आप बताएं। उसने कहा जी जिस क्राइम रिपोर्टर ने आपको ये बताया है, अगर वो भी वहां से ही मंथली ना लेता हो तो मुझे जो मर्जी सजा दे। तो इसका मतलब है शिकायत लगाने वाला और जिसके बारे में शिकायत लगी दोनों मंथली लेते थे। तो इस यानी करते क्या हैं, यानी जुआ खाने को कहते हैं हम आपकी खबर नहीं छापेंगे? नहीं, इसमें ना 2 तरह की तरीका का एक होता है। देखिए, एक हमारे क्राइम रिपोर्टर थे, उन्होंने गढ़ी चौक के इलाके में लगा दिया कि ये फलां क्राइम रिपोर्टर के जेरे साया ये रेंट का कार चल रहा है, ठीक है, तो ये से लगा रहा। मैं बताता चलूं कि अब आप देखेंगे बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज है ना, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि इस सोसाइटी का पैटर्न चीफ मेजर रिटायर्ड जनरल फलां है, तो उनको तनख्वाह घर बैठे मिलती है, सिर्फ उनका नाम इस्तेमाल होता है। तो कुछ लोग जो है ना इस तरह के क्राइम रिपोर्टर्स का नाम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो ऐसे क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना या जिनका इसमें तल्लुक होता है, वो बाद में एक तो ये होता है कि छुप नहीं सकती, क्राइम रिपोर्टर्स में शोर मच जाता है कि कौन किस से ले रहा है। एक तो ये चीज़ होती है। दूसरा जो है ना, वो पैसे क्योंकि हलाल के नहीं होते, वो बच्चों पे भी नहीं लगते और आप पे भी नहीं लगते। हमने बहुत सारे ऐसे अपने साथियों को देखा है कि वो जो बाद में जो इस तरह की कमाई थी ना, उसने ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे खला और जो बदबख्तियां पैदा कर सामने हो जाता है, कुछ हो जाता है। ठीक है, ये जो जामिया नईमिया में हुआ और ये जो हमारे रागिब नईमी साहब, इनके वालिद साहब वो शहीद हुए उसमें, तो आप जुम्मे का दिन था, जी, तो आपने वो पूरी रुदाद हमें सुनाई हुई है। मैं तो चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस तक भी पहुंचे। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी मुझे याद करा दी बात कि मैं जुम्मे की नमाज में भी पढ़ के आया था। मैं आया तो अभी थोड़ी देर अभी मैं अपने रिसेप्शन में जा रहा था, जंग डेवस रोड पे हमारा जो दफ्तर था, प्रेस क्लब भी पास ही है, तो एकदम ना बड़ी धमाके की आवाज़ आई। तो मैंने ना लोगों से इर्द गिर्द वाले पूछा ये किस तरफ से आई है, क्योंकि एज ए क्राइम रिपोर्टर फौरी तौर पर मैं होता था कि मैं आपको ये बताता कि 2003-4 से लेके 2012-13 तक तो मुसलसल ये एक 10 साल का जो एक पूरा डिकेड है ना, ये बहुत दहशतगर्दी हुई है इस दौरान। यानी आप देखें कि भाई ना 15 की ISI की बिल्डिंग पे क्या नाम है, CCP ऑफिस पे, गढ़ी चौक पे, एक टाउन में कहाँ नहीं हुई ये। अच्छा, हर जो ऐसा वाक़या है ना, उस पे मैं ठीक आधे या पौने घंटे पे मैं लाइव वहाँ पहुँचा हूँ और मैंने इन तमाम जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, इन तमाम की लाइव रिपोर्टिंग की है। जो शहीद होने वाले हैं, ज़ख्मी होने वाले हैं, उनको उठाने में साथ में हेल्प की है और साथ साथ
हम अपना काम भी करते रहे। ठीक है, अच्छा ये तो मैं इसके बाद पूछूंगा हाँ। कि सबसे खतरनाक कौन हाँ। सा था, ये जितने भी हाँ। आपने कवर किए, लेकिन पहला सवाल कि उस वक्त क्या हुआ जामिया अच्छा, नईमिया में वो जब आप गए? हाँ, वो आपने फिर याद करा दिया कि जैसे ही मैं पहुंचा तो पता चला कि ये जो है ना गढ़ी चौक इलाके में हुआ है। मैंने मोटरसाइकिल पकड़ी और गढ़ी चौक उस तरह जब मैं गढ़ी चौक पहुंचा तो उन्होंने कहा जी लेफ्ट साइड से इधर से आया, तो मुझे ज़हन में आया कि इधर तो जामिया नईमिया ही है। तो मैं जामिया नईमिया पहुंचा तो तकरीबन 20-25 मिनट का आप समझ लेंगे गैप उस वक्त तक हो चुका था। मैं जब पहुंचा तो उस वक्त ना वो कनाते वगैरह लगाने की जारी किया और मीडिया अभी तो पहुंचा ही नहीं था, पुलिस वाले कुछ थोड़े से पहुंच गए थे। तो इसी दौरान मैंने देखा कि CIA के एक आपको मारूफ पता है SP उमर विर्क साहब, बिल्कुल। वो अंदर जा रहे थे। मैंने आवाज़ लगाई विर्क साहब, तो वो मुझे कहते हो भाट साहब आप किधर? उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींच के अंदर लेके उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। अंदर गए तो थोड़ी देर बाद ही ना एक अजीब सा मंजर हो गया। वो अजीब मंजर ये कि अंदर स्टूडेंट की एक बहुत बड़ी तादाद होती है। स्टूडेंट को पता चला कि जो हाफिज नईमी साहब हैं वो शहीद हो गए हैं। स्टूडेंट ने क्या किया कि वहाँ जितने डंडे पड़े हुए थे ना, कोई कपड़े धोने वाला है, कोई जो पुरानी कुर्सियाँ तोड़ तोड़ के ना उन्होंने पकड़ ली, और जो अननोन बंदा वहाँ नजर आ रहा है ना वो उनको मारे। वो कह रहे हैं यहाँ ये एजेंसी वाला है या पुलिस वाला है या कोई और है। गुस्से में थे वो? गुस्से में थे, फुल अच्छा। गुस्से में। और मैंने देखा कि किसी का यहाँ से खून बह रहा है, पुलिस वालों को मार पुलिस रहे हैं। वालों के साथ से बह रहे हैं। मैं घबरा गया, मैं क्या अब तो मेरी भी फैंटी लग जाएगी, किधर जाऊंगा। बाहर जो मेन गेट था वो बंद हो चुका था, उसको वो वैसे लग गया था। अब मैं इतनी परेशानी में, तो इस दौरान ना मेरे एक भाई का दोस्त जो है ना वो वहीं कोई हिफज कर रहा था। उसने कहा भाट साहब आप किधर? वो मुझे लेके ना अंदर अपने कमरे, वहाँ आपको पता है कमरे बने हुए, चला गया। हम अंदर बैठे हैं, आवाजें आ रही हैं डजन और चीहों की और ये सारी। अब वो ना एक दहशतगर्दी का मंजर और एक ये खौफनाक मंजर। इस दौरान राघव नईमी साहब आए हैं। राघव नईमी साहब ने वो जो है ना ये माइक खोला है मस्जिद का और उन्होंने ऐलान किया कि ये वालिद साहब मेरे शहीद हुए हैं, आप लोग कौन होते हैं ये कानून को हाथ में लें, और सब ये डंडे शंडे फेंक दें। सब ने फेंक दिया। और मैं उसको बाद आपको बताता हूँ कि नईमी साहब के तो जो जस्ते खाकी है उनको अलहदा वो ले गए। जो दहशतगर्द है ना उसकी टांगे दो ना कहीं पड़ी हुई थी जो अलहदा हो गई थी, उसको लाए, एक बाजू लाए, उसके बाद उसका सर लाए ना, तो जो सर बिल्कुल ऐसे था कि अल्लाह माफ़ करे कि मैंने देखा जैसे बकरे की सरी को ये जो ईद वाले दिन करते नहीं है वो बिल्कुल जल जाती है, वैसे उसके बाल भी ऐसे ना हबशियों की तरह बिल्कुल वो जल गए हुए थे। अच्छा, मैंने उसको देखा और पता नहीं मेरे ज़हन में क्या आया, छोटा सा मेरे पास मोबाइल था, तो मोबाइल फोन मैंने उसको ऐसे घुमाया, यानी उसका चेहरा दूसरी तरफ था, चेहरा अपनी तरफ पकड़ के बालों से, बाल भी नहीं थे, बड़ी मुश्किल से मैंने ऊपर से ऐसे पकड़ा और मैंने मोबाइल से वीडियो बनानी शुरू। अच्छा, कुछ एजेंसियों वाले भी लोग पहुंच गए थे, उन्होंने देखा कि ये कौन सी एजेंसी का बंदा है जो सबूत को बड़ा रास हाथ लगा रहा है। अब मुझे करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन उस वक्त क्योंकि एक सस्पेंस हो इस तरह, और आपको ये था कि अपने सहाफती, हाँ, मैंने कहा ये मेरे पास फुटेज इस तरह की आ जाएगी जो किसी के पास नहीं होगी। अच्छा, वो अभी किया ही तो वो आगे उन्होंने रोका, तो फिर यह तो ये दहशतगर्द को मैंने लाइव उस वक्त देखा और ये सारा खौफनाक माहौल देखा। उसके बाद ना फिर वो मजीद एजेंसियों वाले जब आए ना, तो फिर मैंने बेहतर यही समझा कि यहाँ से खिसक जाए, तो मैं वहाँ से रिपोर्टिंग कर ली थी। तो इन जो धमाके हैं जहाँ पर आप पहुँचते रहे हैं, सबसे खतरनाक कौन सा इवेंट था इन सब में? ये लाहौर में तो मुसलसल होते रहे हैं, ये लाहौरियों ने अब शायद मेरे ख्याल इन सालों में तो शायद लोग भूल चुके हों, लेकिन यहाँ पर कितनी शहादतें हुई हैं? अच्छा, वाकया तो बहुत सारे, जैसे जब CCP ऑफिस के बाहर हुआ तो वहाँ ना एक बहुत बड़ा गड़ा पड़ गया, जहाँ बम धमाका हुआ ना, इतना बड़ा गड़ा पड़ गया कि वहाँ से पानी निकल आया। तो मेरे पास एक छोटा सा ना कैमरा था, मैंने लाया हुआ था, तो मैंने कहा मैं उसकी ना तस्वीरें बना लेता हूँ, क्योंकि कैमरामैन किसी को भी नहीं अंदर जाने दिया था। तो मैं चला गया था अंदर, मैं कर रहा, तो मैंने उसकी तस्वीर बनाई, तो एक गालबन कर्नल थे कोई, हाजर सरवज, उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ लिया और मेरा कैमरा भी छीन लिया। उन्होंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? अब मैं घबरा गया। थोड़ी देर उन्होंने देखा कि सुहेल सुखेरा साहब जो है ना वो जा रहे थे, तो मैंने सुहेल साहब, तो मैं किया, उन्होंने बताया कि ये जंग के साफ़ी हैं और हमारे दोस्त हैं। तो उन्होंने बड़ी मौके पे ना वो करके तो उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने मुझे देखे कहा कि आप ये लेके बाहर चले जाए। तो इस तरह का एक जब वो एक गैर मुस्लिम कादियानी वाली मस्जिद गड़ी, वहाँ हम लाइव थे, वहाँ ऊपर से जब फायरिंग हो रही थी, एक हमारे देखते ही देखते एक जो शख्स था उसको गोली लगी ऊपर से, जब वो मीनार से गोली चला रहे थे। ये लाइव मंजर हमने देखा। फिर अच्छा, जब ये हुआ, ये वैसे दूसरी तरह का वाकया था, मॉडल टाउन वाला, इनका तारुल कादरी साहब वाला, तब भी मैं वहाँ था। अब अच्छा, अच्छा, मॉडल टाउन वाला भी बड़ा अजीबोगरीब मामला था। यानी ये क्या था? मैं वही आपको बाद में अदालत में भी चीजें आई ये वो, लेकिन आज तक वो
जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की तरफ से ये आता है कि भाई हुकूमत ने वो सारा जुल्म किया, हुकूमत कहती है गोली अंदर से चली थी और बस ये जो भी हुआ ये दब गया कहीं पे नीचे। असल में देखें कि इसकी ना जो थोड़ी सी प्लानिंग हुई थी पहले से, ठीक है, क्योंकि वहाँ पुलिस बहुत ज़्यादा थी, उतनी नफरी बनती नहीं थी पुलिस की, क्योंकि उन्होंने रुकावटें लगाई हुई थी और वो कहते कि हम ये रुकावटें हटाने नहीं देंगे, और हुकूमत चाहती थी ये रुकावटें हटाएं। अब रुकावटें बहुत सारे तरीके हुकूमत के पास, अभी हम देखते हैं उनके पास बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जिनसे रुकावटें आई, लेकिन वो असला जो है ना, क्योंकि मैंने कुछ असल में अब असल स्टोरी आपको तब मिलती जब आप निचली सतह पे, वो जो निचली सतह वाले जो कांस्टेबल और जो बारूद लाने वाले थे ना, जिन्होंने वो गोलियां और बंदूकें बचाई, वो कहते हैं हमें 4 घंटे पहले ही कह दिया गया था कि इतना सा एम्यूनेशन वहाँ पहुँचानी है। और कितनी को वहाँ पे नफरी होगी, अंदाजा क्या था? आप देखें ना कि एसपी तारक अजीज थे उस वक्त, CIA के बहुत सारे हमने वहाँ देखे, इलाके के जो 2-3 थानों के SHO थे वो मौजूद थे। अच्छा, ये सारा कुछ हुआ, तो उसके बाद जब गुल्लू भट्ट आया ना, तो मैं आपको बताता हूँ बड़े मज़े की बात है कि मैं और असद शाही उस वक्त जिंदा थे, मेरे साथ फिर यही जाम सजाद जो है 11 22 के PRO ये थे, और एक इकबाल शेख साहब थे, वो भी बाद में फोत हो गए हैं। तो हम तीनों गए, तो उस दिन ना बड़ा हम थक गए रिपोर्टिंग का, कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं हम, क्योंकि उस वक्त प्रिंट मीडिया में थे, हमें तो था कि रात को छपना है, लेकिन असद शाही क्योंकि सिटी 42 की वजह से उनका था कि वो साथ साथ कुछ, तो हमें तो कुछ नहीं था कि इतनी, मैंने कहा यार बड़ा थकाया आज, तो कमर में भी दर्द होनी शुरू, कभी इधर से शुरू हो जाता है कभी उधर। तो इस दौरान ना असद शाही साहब ने कहा कि यार माश की दाल खाने का बड़ा दिल कर रहा है, तो इकबाल चौधरी साहब ने कहा मेरे घर चलो, घर गए तो कहते आपकी भाभी ने ना दाल माश बनाई। अच्छा, ये दाल माश का मैं इसलिए किस्सा सुना रहा हूँ कि वो मेरी ना मुझे सबसे अहम वाकया जो है ना असद शाही का, वो लगता है कि उस दिन उनकी पता नहीं क्यों आखिरी ख्वाहिश जैसे मुझे लगा कि पूरी हो गई है, उन्होंने वो दाल माश भी खाई और हम वापस आए, तो उस वक्त ना एंड टाइम पे, यानी गुल्लू भट्ट का वाकया हो रहा था, उसने ना वो जब वो गाड़ियां तोड़ रहा था, तो वो वाकया भी हमने लाइव देखा। लेकिन मैं इस वाकये के बाद तक काफ़ी इसकी ना करता रहा, यानी को जो कहते हैं कि फॉलो अप, तो फॉलो अप में ये आया कि जितने PSP अफसरान थे ना वो सारे बच गए, उन सबको बाद में तरक्कियां भी दे दी गई, हालांकि कहा यह गया था कि नहीं इनको नहीं मिलेगी, वो SSP भी बन गए, लेकिन जो वहाँ एक SHO थे ना मुतलका थाने के, उनको जुडिशल भी किया गया, वो जेल में भी रहे, उनके बच्चों से भी मेरी मुलाकात होती थी, उनका एक बेटा था वो भी कहता रहा कि मेरे वालिद साहब को रिहाई के लिए करें, और वो काफ़ी अर्सा जेल में रहने के बाद फिर आए, उनको फिर SHO की, उनको भी SHOशिप दी गई। तो कहने का मतलब है कि इस हद तक हुकूमत इन्वॉल्व थी कि हुकूमत ने पे कुछ होना था वहाँ पे लोगों ने ये नहीं आता इंसिडेंटली हुआ, इत्तेफाकिया हुआ है, उसकी प्लानिंग थी, प्लानिंग की हुई थी पहले। ये नहीं पता चला कि फायरिंग पहले बाहर से हुई या अंदर से हुई। अंदर से देखे, अंदर से तो गार्ड थे 2-3, और वैसे वहाँ एक गोशा आफियत है जहाँ वो जिक्र करते हैं, ज्यादातर लोग जिक्र करने वाले थे, उनकी तरफ से इतनी नहीं हुई। लेकिन ये जो हमारा अब हो भी गई है ना, तो वो एक SP थे, उनको ना एक पत्थर लगा था, उनकी बाद में हमारे पास वो रिकॉर्डिंग भी आई थी, उसने कहा छोड़ना नहीं इनको। आप कह रहे हैं कि शायद एक वक्ती गुस्सा भी हो गया, हाँ, वो साथ में मिक्स हो गया, तो जिसके बाद हो, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि इतने लोग कत्ल नहीं होने चाहिए थे जितने हो गए थे। करप्ट पुलिस अफसरान, ये तो पूरी दुनिया को पता है, हम इस पे अब बात करना शुरू करेंगे तो खत्म ही नहीं होगी। दयानतदार पुलिस अफसरान कोई तो नाम दें भट्ट साहब। देखें, अच्छा, हम हमारे बारे में भी है कि जी मीडिया भी हमेशा बुरी बातें बताता है, कोई अच्छे अफसरान हैं जिनका आप कह सकते हैं कि यार ये बंदा था, इख्तियार भी था, सब कुछ था, लेकिन करप्ट नहीं था? अच्छा, करप्शन के भी ना 3-4 स्टेजेस है। कुछ तो ऐसे हैं कि हमने लाहौर में देखे हैं, CCPO लेवल पे रहे हैं, SSP लेवल पे रहे हैं, उन्होंने प्लाजे बनाए हैं लाहौर में ही और 2 गिर्द नवाही इलाकों में बनाए हैं, सबको पता है कि कैसे बनाए हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं कि जो यानी कि अपनी गाड़ी तक महदूद रहे हैं, तो ये थोड़ा सा समझ लें कि उस लेवल। आप कह रहे हैं करप्शन ऑलमोस्ट की है कि कोई प्लाजों तक चला गया और कोई सिर्फ गाड़ियों तक रहा है। हाँ, और ये भी होता है कि एक चीज़ है कि हमने ये सुना था कि एक DSP साहब थे जो शाहदरा के इलाके में रहते थे, और वो साइकिल पे आते थे, साइकिल पे ही वापस जाते थे। लेकिन हमारी ज़िंदगी में हमने जितने भी मिले हैं ना, एंड रिजल्ट यही हुआ कि हमें कहा यह गया कि यह बहुत नेक है, बहुत पारसा है, लेकिन जब हमने जाके उनके घर में देखे हैं, तो उनका लिविंग स्टाइल देखा है, तो तन्हा और उनका लिविंग स्टाइल जो है ना वो मैच नहीं आपस में करता। तो कोई बंदा आपको मिला फिर इस सारी कश्मकश में, या आपकी इस रिपोर्टिंग के दौरान, या जिसका पहले सुना हो कि यार ये बंदा है, कोई नाम ले सकते हैं आपके ईमानदार? नहीं, ईमानदारी के वैसे आप कह सकते हैं कि जैसे मैं कहता हूँ कि खालिद अबू बकर एक DSP थे, CIA में पहले इंस्पेक्टर थे, फिर DSP थे और SP होकर रिटायर हुए। उनका मैं कहता हूँ कि जब भी मैंने देखा था उनको,
वो ना अवॉइड करते थे, हालांकि वो सारी अपनी ड्यूटी उम्र के साथ उन्होंने गुजारी है। हाँ, यानी कि अच्छी ड्यूटी की, अच्छी ड्यूटी की है और प्रोफेशनल की है। उनके बारे में मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया कि यार इनको मैंने खालिद अबू बकर को ना पैसे दिए हैं या इन्होंने मेरे से इस काम के और पैसे किसी जर्नलिस्टों ने भी नहीं कहा, वरना हाँ। तो जर्नलिस्ट अंदर से ही बता देते हैं कि यार ये कहीं ना बंदा कहीं पता चल हाँ। जाता है। क्योंकि जिनका हम शुरू में ये समझते थे कि ये नहीं मेरे करते, साथ भी हुआ वैसे। लेकिन बाद में वो मैंने निकला। कोई एक रिपोर्टर से पूछा, मैंने, उसने कहा जी आप बताएं कोई पुलिस अफसर, हाँ। तो उस ज़माने में यानी आज से 7-8 साल पहले की बात है, तो एक डीआईजी साहब थे, बहुत गुफ्तगू बड़े आराम आराम से करते थे, पढ़े लिखे आदमी थे, अदबी आदमी थे, तो मैंने उनका नाम ले दिया। तो उन्होंने कहा अगर तुम इनके बारे में ये कह रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारा नॉलेज महदूद है। तो बाद में फिर पता चला कि उनके पास तो जायदादें उन्होंने बनाई। हाँ, करने का, करप्शन करने का स्टाइल अपना देखें। जब आप देखें, मैं आपको बताता हूँ कि जब आप डीआईजी लाहौर हो जाते हैं या आप एसपी एक डिवीज़न का बन जाते हैं, तो उस इलाके में जितनी जो है ना मामलात फंसे हुए प्लाटों, अब मैं बता, जोहर टाउन का एक इलाका है, ग्रीन टाउन का इलाका है, मॉडल टाउन का इलाका है, यहाँ 3 भाइयों का फड्डा पड़ गया। अच्छा, 3 भाई जो है ना फड्डा पड़ा है, 2 भाई कत्ल हो गए, एक जेल चला गया, उनकी बेवाई रह गई हैं। प्लाट है उनका 50 करोड़ रुपए का। अब जो बेवा है ना वो कहती है कि मुझे 5 करोड़ भी मिल जाए ना तो मैं लेके बाहर चली मेरी जिंदगी आसान हो ठीक है। अब जिस एसपी के पास वो मुकदमा आ गया, वो कहता है कि जगह है 50 करोड़ की और जो बेवाएं 5-5 करोड़ लेना चाहती हैं, 15 करोड़ इनको देना है। और बीच में एक तीसरी पार्टी हमने खुद देखा कि कैसी मुलव्वस हुई, उसने कहा सर ये 15 करोड़ भी मैं पल्ले से दूंगा। ये तीनों पार्टियां भी क्लियर हो गई और ये अपने हाथ से लिख के देंगे कि ये प्लाट मैंने फलां बंदे के नाम पर कर दिया। पीछे जो 35 करोड़ बचेगा उसमें से भी आप मुझे 5 करोड़ या 10 करोड़ दे दें, बकाया 30 आप रख ले। तो अब इसमें कोई करप्शन, इसमें आपको कहाँ करप्शन मिलेगी? हाँ। और 30 करोड़ 25 करोड़ 20 करोड़ अगर एक दफा किसी को मिल जाए तो मुझे बताएं कि बाद में उसको सारी उम्र करप्शन करने की जरूरत पड़ेगी। और जो ये बात है कि जी थानों के एसएचओ लगने के लिए लोग लाखों रुपया देते हैं या करोड़ों, और लाहौर में खास तौर पे कुछ थाने ऐसे हैं, ये बात दुरुस्त है? ये दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है। अभी भी इस वक्त भी मौजूदा हालात में 84 थाने हैं। तो मैं आपको बताऊं कि लाहौर के जो सबसे महंगे थाने हैं ना, वो कौन से हैं? वो हैं जो लाहौर के नवाही इलाकों में है। अच्छा, हम समझते हैं कि जी डिफेंस में लगने के शायद लोग ज्यादा पैसे देते हो। नहीं, डिफेंस में देखे वहाँ हमें लगता ही है कि वो डिफेंस में अमीर लोग होंगे। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मांगा मंडी वहां से गाड़ियों ने गुजरना है, चेकिंग होनी है, शादरा, चूंग, और इधर से यानी आप चले जाए कसूर रोड की तरफ जो थाने हैं, क्या नाम है, काना थाना। तो ये थाने इतनी इनकम जनरेट करते हैं कि एसएचओ, जब हमें खुद पता है कि एसएचओ मुअत्तल होता है, तो वो कहता है कि मैं मुअत्तल अगर 2 या 3 महीने रहूंगा तो मेरा 25 लाख रुपया मंथली या 30 लाख रुपया मंथली रुकेगी, तो 3 महीनों में 90 लाख बनता है, यानी 1 करोड़ रुपया। तो वो कहता है, हमें कई दफा कहा कि बाट साहब किसी ने भी कह के सानू लवा दो, 20 लाख रुपया देने तैयार है, 30 लाख रुपया देने तैयार है, सानू बहाल करा दो। और मैं आपको ये बताता चलूं कि हैदर अशरफ साहब लाहौर में डीआईजी थे, तो मैं क्राइम रिपोर्टर के सदर, तो बड़ी वो हमारे साथ बड़ी मोहब्बत करते थे। तो हमारे क्राइम रिपोर्टर ने कहा जी लाहौर के 5 फलां एसएचओ जेडे मैं लवाए ने। उनके मुंह पे कह दिया? नहीं, मुझे कहा। अच्छा, मैंने उनके मुंह पे कह दिया, 2-3 रिपोर्टर मैं कहा जी फलां रिपोर्टर ने नाम लेके कहा, फलां रिपोर्टर ने कहा जी कि लाहौर के 5 जो एसएचओ है वो मैंने लगाए हैं और पैसे दे के लगवाए हैं। और जब पैसे देते हैं तो ऊपर तक जाते हैं। तो उन्होंने अब डिनाई नहीं किया, क्या बाट साहब उन्होंने क्या और आपने मान लिया। मैंने कहा ये तो कोई जवाब ना हुआ, लेकिन उनकी मुस्कुराहट से मुझे लगा कि उनको भी पता है सारा। अच्छा, इसमें 2 तरह के होते हैं जो लाहौर में, जब अब जो होते हैं ना, कुछ अरसा पहले तक ये था कि पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ लोग होते हैं प्रोमिनेंट, उनको दे दिया जाता है कि आप जो है ना इन थानों को सारों को मैनेज करेंगे। वो फिर पुलिस अफसरान के साथ मिलकर मैनेज करते हैं, फिर एसएचओ साहब जो है ना वहाँ जाके हाजिरी देते हैं, फिर ये सारा मैनेज होता है। वो पता नहीं चलता कि 25 लाख 30 लाख किसको मिले हैं, कहाँ से आए हैं। बंदे जिसने दिए होते हैं उसको तो पता होता है, जिसने दिलवाए होते हैं उसको भी पता होता है। अच्छा, ऐसे भी है, मैं आपको बताता चलूं कि ऐसे एसएचओ भी है कि वो कहते हैं जी साडा किला बड़ा मजबूत है, जाओ ताड़े को जो होंदा कर लो। यानी साफी वगैरह को कह देते हैं, कहते हैं जाओ ताड़े को जो होंदा कर लो, साडा किला बड़ा मजबूत है। तो किला क्या है? वही है जो जहाँ से आपने। तो एक डकैत का आपने इंटरव्यू किया, और जिसका तरीका वारदात बड़ा मुख्तलिफ था। पहले तो वो तरीका वारदात बताया, और फिर ये कि उस वक्त की जो सुपरस्टार्स थी, ठीक है, 2 नाम आपने लिए बहुत अहम थे उस वक्त, आपने उनके नाम शाया भी किए बड़े तरीके से, और वो आज भी दोनों का नाम बहुत मशहूर है दोनों। बिल्कुल। और दोनों का नाम अगर कहीं पे भी लिखा जाएगा आज भी दोनों काम भी करती हैं। बिल्कुल।
तो मैं इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा, क्योंकि वो बात ज़रा मुख्तलिफ होगी, आपने जंग में शाया कर लिया था, यहाँ पे वीडियो निकल जाती है और फिर लोग, लेकिन वो वाक़ा पूरा मैं चाहता हूँ कि पूरा वाक़या आप सुनाएं। अच्छा, ये वाक़या ना ऐसे हुआ कि उस वक्त CI के SP थे उमर विर्क, तो वो अक्सर मुझे बुला लेते थे, तो कहते थे भाट साहब ये वाला जो मुल्ज़म है ना, इसकी तो अभी हमने गिरफ्तारी भी नहीं डाली, तो अच्छा, आप यानी इतना वो लेटेस्ट होता था, वो लेटेस्ट होता, कहते गिरफ्तारी डाली, आप इसका इंटरव्यू कर लें, लेकिन हमने 3 दिन बाद फलां दिन को इसकी गिरफ्तारी डालनी है, तब छापे। और हमारी उनके साथ कमिटमेंट होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि जंग जैसे इदारे में आपने जब ऑथेंटिक चीज़ें, मैं फिर FIR मंगवाता था, फिर मुल्ज़म को मैं अलहदा कमरे में बैठाता था, मैं कहता जिस कमरे में मैंने इंटरव्यू करना है ना, आप नहीं होंगे, आप नहीं हो, कोई भी नहीं होगा। ये वैसे एक इसमें सबक है, आज के जितने क्राइम एंकर्स और रिपोर्टर्स हैं, ये जाके जब इंटरव्यू करते हैं तो लोगों को हथकड़ियाँ लगी होती हैं, जब वो टीवी के ऊपर, ये मेरे सामने का वाक़या, हमारी जानने वाली हैं जिनके, यहाँ तक कि हुआ कि एक एंकर ने थप्पड़ रख दिया एक मुल्जिम को कि तुम इस तरह नहीं बोल रहे जिस तरह मैं चाहती हूँ, हालांकि ये तरीका गलत, और आपने यानी सबक सीखने के लिए है कि आप कहते थे मैं अलहदा बात करता था और उन्हें कहता था आप लोग नहीं होंगे, ताकि वो खुल के बात करे। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूं कि ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये सारे लोग जिंदा हैं, उमर विर्क जो वो भी मौजूद है, DSP जो मौजूद है, आफ्ताब फुलरवान इस वक्त SP है, बहुत सारी और मैं आपको नाम गिनवाई, यही जो खालिद अबू बकर है, फयाज जिनकी वो 2 उंगली कटी हुई थी, वो अब फोत हो गए हैं, तो बहुत सारे ये लोग हैं जिन्होंने जवेद सदीक SHO बड़ा तस्दीक की जा सकती कि वो मुझे ऐसे इंटरव्यू कराते थे। मैं बहुत सारे इंटरव्यू ऐसे भी किए हैं कि वो मुझे ना CIA का या इंटेलिजेंस एजेंसियों का अफसर बना के पेश करते थे, क्योंकि बाद मुल्ज़म ऐसे होते थे कि वो अपनी कहानी बयान नहीं करना चाहते थे, और तो वो कहते थे कि ये हमारा इंटेलिजेंस एजेंसी का क्या है कि शायद वो अच्छा चले, पहले तो डकैत पे आते हैं। अच्छा, वो डकैत में आपको, मैं उसका नाम भी मुझे याद है, यासर उसका नाम था, वो गढ़ी शो के पास एक होटल है, उसका नाम हम नहीं बताते, मल्टी स्टोरी है, ठीक है, उसकी ऊपर आज भी होटल अभी भी मौजूद है, उसकी सेकंड यानी टॉप से दूसरी मंजिल पे उसने एक कमरा मुस्तकिल लिया होता था, और इतना वो कहता है महंगा होटल था, लेकिन मैंने इसलिए मुस्तकिल लिया होता था कि मेरी तो इनकम भी बड़ी थी। इनकम उसकी क्या थी? वो कहता था कि लाहौर के जो पोश इलाके हैं ना, वहाँ के जो शादी हाल है ना, मैं वहाँ से जो नए जोड़े या मियाँ बीवी जो होते थे ना, जिन्होंने जेवरात पहने होते थे, उन दिनों में ये था कि जेवरात असली पहनते थे लोग, अब जैसे आर्टिफिशियल वाला काम। तो वो कहता है मैं सामने से 1 वे आता था, तो मैं 1 वे आता तो आके मैं गन पॉइंट पे उनको रोकता, पास से गाड़ियाँ गुजर रही होती, मुझे कोई डर नहीं, मुझे पता है मैंने चला देनी है। तो वो कहता है कि मेरा क्योंकि स्टाइल भी वैसा था, वो फौरी तौर पे जितने जेवरात, कभी 5 तोले, 10 तोले, 20 तोले, 25 तोले, 30 तोले तक भी वो कहता है एक वारदात में मुझे हासिल हो जाते थे, और मैं वो 25 तोले अगले ही दिन लुटा देता था। लुटाता कैसे था? अच्छा। तो कहता था कि पहले तो मैंने ना अपने होटल में ना 2 लड़कियां मेरी दोस्त थी, वो आती थी, उनका मुझे डांस देखने का बहुत शौक था, तो मैं उनको डांस देखने के बाद वो दे देता था। यानी सारा सोना जो उसने कमाया होता था, यानी कहता कि वो मेरा एक सुनहरा दोस्त था, उसके साथ जितने मुझे पैसे चाहिए होते थे वो रख लेता था, उतने पैसे का बेच के बकाया मैं उन पे लुटा देता था, क्योंकि मुझे पता था कल फिर आ जाना। अच्छा, मेरा ऐसे होता था कि जैसे मेरी सोने की कान है तो मुझे तो फौरी तौर पे मिल जाता है। अच्छा, उसने कहा कि ये जो ना, एक दफ़ा मेरी इस चीज़ों का पता चला एक मारूफ फिल्म स्टार को, तो उसने कहा कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। वो मेरे दरमियान में दोस्तों के जरिए हमारा उनसे रब्ता हुआ, मैं उनके पास गया, तो उन्होंने कहा मुझे क्या आप गिफ्ट करोगे? तो मैंने कहा शाम फिल्म स्टार ने, तो यानी इसकी शोहरत ये निकली कि ये लड़कियों पे सोना निछावर करता। अच्छा, उसने ना ये किया कि उसने कहा आज रात को मैं आपको कितने तोले चाहिए? तो कहती कितने दे सकते? उसने कहा मैं तुम्हें 10 तोले दे सकता हूँ। वो एकदम उसकी आंखें खुली रह गई, 10 तोले। उसने कहा रात को, कहता है मैंने वारदात की, वो 10 की जाए 12 तोले आ गया, तो मैंने उसके पास चले गए। उसके पास उसी हालत में कहता है मैंने उसको गिफ्ट कर दिया। अच्छा, मैंने उसको कहा कि अगर आप नया बनाना चाहते तो, क्योंकि वो सुनहरा के साथ उसका ताल्लुकात थे, तो वो भी मैं बनवा दूंगा। कहता है मैं वो भी बनवा दूंगा। अच्छा, इसने जब 3-4 दफा किया तो वो बड़ी खुश हुई, यानी 25, 30, 40 तोले सोना आ गया इसके पास। और वो तो इतना काम करके नहीं कमाते होंगे जितना गिफ्ट में आ गया। अच्छा, इसकी शोहरत ना, ये जो एस नामी जो अदाकार, इसकी शोहरत एस से शुरू होता है, तो इसकी शोहरत एक आर से शुरू होने वाली अदाकारा को पहुंच गई। ठीक है। उसने कहा ये क्या हो गया, इसी बंदे की शोहरत, इसी बंदे की। उसने भी मैसेज भेजा कि भाई मुझे मिलो। ये पहले तो जा नहीं रहा था, फिर ये ना इसने कहने पे ना ये चला गया उसके पास भी। इसने कहा कि मुझे बड़ा फख्र हुआ कि यार ऐसी मारूफ पाकिस्तान की प्रोमिनेंट अदाकार हैं। तो इनकी फिल्में चल रही थी उस वक्त, तो इनका बड़ा अरूज था। तो वो कहते हैं कि मैंने ना उसको भी गिफ्टिंग की, तो ये सारी गिफ्टिंग करने के दौरान ना इसका ना ट्रेस हो गया।
ट्रेस हो गया तो उमर विरक का ये एक जो थे बनी टीम, उन्होंने इसको पकड़ लिया। मुझे कहते हैं कि भाट साहब आप आ जाए इंटरव्यू कराना, आपके मतलब क्या है। मैं गया, सारा इंटरव्यू किया। मैंने उसको पहले तो ये अदाकाराओं का पूछा, तो मैंने कहा वो तो हमने फिर कहा कि अभी हमने छापना नहीं, पहले हम बात कर ले, क्योंकि वो अदाकारा बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी तो अगर जंग में ये छपता तो अगले दिन केस भी हो सकता था। केस हो सकता था। हाँ। अच्छा, मैंने हमारे शोबिज़ के ना मारूफ रिपोर्टर थे जिनको आपको पता सदारती अवार्ड भी मिला हुआ था, उन तक मैंने बात पहुंचाई। तो मैंने कहा पूछे तो जरा फोन तो दें उनसे दोनों एक्ट्रेस। हाँ, तो वो एक को किया तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसी नहीं बात है, ऐसे झूठ बोलते हैं, वो मुल्ज़म है ना, इस तरह करता है। तो हमने फिर मुल्ज़म से पूछा कि वो तो ऐसे, उसने कहा जो फलां दिन फलां कपड़े पहने हुए थे, तो उसके ऊपर जब हम दोनों मिलकर क्या सिगरेट पी रहे थे तो सिगरेट गिर गया था, तो सुराख हो गया था, तो फिर ये इस कलर का पहन के आई थी कि नहीं सूट बदल के। उसने उसके घर का बताया, उसकी क्या ना बेडरूम के सारी चीज़ें बताई। अब वो ना थोड़ा सा हो गई कि ये तो असल चीज़ें सारी आउट कर रहा है। अच्छा, इस दौरान उमर विरक ने ये किया कि वो एक थे आशिक गुज्जर नाम के ना, कि मुहब्ब गुज्जर, गालिबा मुझे उनका नाम अब सही था याद नहीं आ रहा, वो प्रोड्यूसर थे। उनको उन्होंने जाके कहा कि जी वो पैसे किधर है वो वाले सारे जो ये देता था। पुलिस ने कहा, पुलिस ने जाकर, ठीक है, उन्होंने ना अपनी वो धोती में से ऐसे पैसे रखे, तो निकाले, तो दे दिए। उन्होंने क्यों दिए पैसे? उन्होंने कहा यार ये वाले पैसे रखो, तो ये अदाकारों के नाम ना डालना। वो उनकी फिल्म में काम कर रही थी, फिल्म में काम कर रही थी ना, तो उनको ये था कि मेरी फिल्म मुतासिर होगी, तो उन्होंने कहा ये पैसे रख लो, कितने दिए? अच्छा, वो तकरीबन 4-5 लाख के करीब थे, खुले पैसे थे, जोड़ के जब गिने। अच्छा, उन्होंने फिर फ़ोन किया तो विरक साहब ने मुझे बताया कि मैंने इनको कहा कि सादे कागज़ पे इनसे अंगूठे साइन करवा लो कि हमने ये पैसे लिए हैं। लेके तो उन्होंने आके, तो बाद में क्या किया कि उन्होंने कहा ये ना उन्होंने बरामदगी करा दी है, केस के साथ चलान के साथ अटैच किया उसको, और उन दोनों एक्ट्रेस का नाम लिख दिया इसमें। हाँ, उसमें चलान में सारा लिखा। बरामदी वो तो बाद में फिर बड़ी आला सतह पे बीच में लोग पड़े, वो तो फिर अदाकाराएं जो है DIG लेवल पे, IG लेवल तक जाके बैठी। ये बड़ा उस वक्त हो गया था, लोगों को पता नहीं किस लिए जाके मिली हैं, लेकिन पीछे ये केस था। तो आपने वो नाम कैसे उनके छापे? अच्छा, जंग में ये स्टोरी वो बड़ी मैं आपको हैरानपुर बात है, हमारे एक डिजाइनर थे खालिद साहब, उनको मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने कहा आप इनकी तस्वीरें निकलवाएं। हमने वो रिकॉर्ड रूम से तस्वीरें निकाली, वो तस्वीरों को हमने ना सफ़े के अंदर पेस्ट करवाया। उनका ना चेहरा भी नजर आ रहा है, आर का भी पता चल रहा है और एस का भी पता चल रहा है। उसके ऊपर हमने सारा आर्टिकल लिख दिया, यानी आर्टिकल ब्लैक कलर में है जैसे लिखा होता है उर्दू अल्फाज में, और नीचे जो है ना स्केच जो है ना, जैसे कोई सफ़ा उठाता है तो पता चलता है ये वो आर अदा कर रहा है और ये ऐसा अदा कर वो जी। यानी उनकी प्रॉपर तस्वीर नहीं शाया की, उनके स्केच ब्लैक एंड व्हाइट नहीं थे, हाँ। कलर स्केच को आप यही समझ लें कि तस्वीरें ही थी, लेकिन वो ऐसे लग रही थी कि वो पेज के अंदर ही कहीं और उनके नाम लिखे, नाम रे और से सीन और रे नहीं, वो क्योंकि से थी, से 3 नुक्तों वाला, सॉरी एस तो ठीक है तो जिस तरह आज हम एस और आर खेल रहे हैं, आपने से और रे लिखा और लगा के, और ये पूरा छपा, और बड़ा उस वक्त ये अरूज शोर मचा। हाँ, बड़ा लोगों ने पहचान लिया उन दोनों की तस्वीरें देख के। अच्छा, इस जो मुल्ज़म था ना, इसकी एक और बड़ा अहम वाक़या, मैंने कहा यार तुम्हारी ज़िंदगी को सबसे अहम वाक़या कौन सा है? अच्छा। कहता है आप तो अदाकारा वाला समझे, मेरी ज़िंदगी में एक और वाक़या। कहता मैं कहा क्या? उसने कहा वादा रोड के इलाके में ना, मैं एक दफ़ा ऐसे ही वन में क्रॉस किया तो एक जोड़ा आ रहा था नया, मुझे लगा कि जेवर शेवर है, मैंने लड़की की तरफ ऐसे किया, लड़के की तरफ ना साथ ग्रीन बेल्ट थी, तो कहता गाड़ी रुकी, तो मैंने लड़की को कहा कि तुम्हारे पास रुमाल है? कहती हाँ। मैंने कहा खोलो और सारा जेवर इसमें रखो। उसने जल्दी, वो कहता मैं खौफजदा बड़ा कर देता था, खौफजदा हो गई, सारा जेवर डाल दिया। तो मैंने ना उसके ना कोई बूंदे नहीं उतार रही थी, तो मैंने उसको ज़रा सख्ती से कहा ना, तो एकदम पता नहीं क्या हुआ, लड़के ने उधर से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और ग्रीन बेल्ट में छलांग लगाई और दौड़ लगा दी। यानी जो ड्राइविंग सीट पे उसका शोहर या जो लड़का बैठा था, शोहर था। उसने मैंने उस कहता है, उससे लड़की से पूछा ये कौन था? कहता मैंने अल्फाज के ये बे से, हाँ ठीक है ये कौन था क्योंकि उसके लिए अजीब वाकया हुआ है कि वो लूट रहा है, और लड़की को छोड़ के वो लड़का भाग गया, जिसने उसको सेव करना वो भाग गया। तो कहती है मेरे शोहर हैं, हमारी नई शादी हुई है, चंद माह हुए हैं, तो भाग गए। कहता मुझे, मैंने कहा यार मैं तो रोज लूटता हूँ। कहता मैंने ना वो बैग जो था ना, जिसमें मैंने वो कपड़े में बांधे हुए था जेवर, वो लड़की का पकड़ा। मैंने कहा आपको ड्राइविंग आती? कहती हाँ। मैंने कहा आप ड्राइविंग सीट पे आओ। तो वो डर गई, बड़ी मुश्किल से वो ड्राइविंग सीट पे आई। तो मैंने कहा गाड़ी स्टार्ट करो। गाड़ी स्टार्ट, तो मैंने उसको वो सोना वापस किया। मैंने कहा बस आपने एक काम करना है, आप मेरी बहन हो, आपने ये करना है कि इस वही गैरत के साथ बे लगा दिया उसने। तो उसने कहा इस शख्स को घर जाके पूछना है कि तुम मुझे डाकू के वाले करके आ गए। तो डाकू को शर्म आ गई, तो डाकू ने मेरा जेवर भी वापस कर दिया
और ये मुझे गाड़ी भी दे दी और उसने कहा इस बंदे को तो कहता है अब मैं कई दफ़ा रात को ना लेटा लेटा सोचता था तो मैं कह के लगाता हूँ कि वो उन दोनों की क्या लड़ाई होती होगी कि वो कहती होगी कि डाकू ने तो मुझे पैसे और डाकू ने ही जेवर छोड़ दिया, पैसे हाँ, छोड़ दिए और तुम मुझे और उसके तुम हाथ भाग सारे गए। छोड़ के अच्छा, आ वैसे बड़ा अजीबोगरीब वाकया, अजीब डाकू के लिए ही बड़ा अजीब बड़ा है। अजीब हो गई। तो ये वाकया ना उसकी ज़िंदगी का, लेकिन मैं आपको सबसे अफसोसनाक वाकया बताता हूँ कि Okay. जब ये सारा वाकया हो गया, इसको जुडिशल कर दिया गया, ये जेल चला गया, कुछ अरसे बाद एक और पुलिस टीम आई, वो पता नहीं किसने फिर ऊपर सरपरस्ती की, उसने उसको कुछ चीज़ें बरामद करने के लिए जेल से निकाला और रास्ते में पुलिस मुकाबले में फारग कर दिया। ओहो, अच्छा ये एक बड़ा दिलचस्प पहलू है कि हमारे बहुत से वाकया, जिस तरह अब आपने तो उसको इंटरव्यू किया और कुछ दिनों बाद जब उन्होंने किया होगा, उसे जेल भेजा होगा, उससे पहले आप बात कर चुके थे और उसने खुल के आपको बात भी बता दी, बिल्कुल, और बाद में फिर ये हम देखते हैं कि इस तरह के लोगों को मुकाबले में पार कर दिया जाता है, बिल्कुल। यानी ना कोई रिकॉर्ड आता है ना कोई चीज़ आती है। ये बताइए, ये जो मुकाबले हैं, और ख़ास तौर पे कुछ पुलिस अफसरान हमें बताते हैं कि जी जो ज़्यादती करते हैं, जो डकैती करते हैं, कुछ इस तरह के, या लड़कियों से बदतमीजी करते हैं, हम उनको नहीं फिर छोड़ते। नहीं, ये तो मैं आपको बता दूं, IG CCPO लेवल DIG लेवल के अफसरान से मेरी खुद कई दफ़ा इंटरव्यू है, बातचीत होती है। उन्होंने कहा कि जिस मुलजम ने वारदात के दौरान किसी खातून के साथ ज्यादती की है उसकी सजा मौत है। जिस मुलजम ने वारदात के दौरान या राह चलते किसी पुलिस वाले की तरफ मुंह करके पिस्तौल या गोली चला दी है उसकी सजा मौत है, चाहे उससे कुछ हुआ या नहीं हुआ, उसकी सजा मौत है। और तीसरे नंबर वो कहते हैं कि बावर्दी अगर किसी को यानी उन्होंने मार दिया है, शहीद कर दिया है, तो उसकी सजा भी मौत है। यानी ये मैं आपको लिखा हुआ नहीं है, लिखा नहीं हुआ, ये तयशुदा है। ये दर्जनों वाकया मैं ऐनी शाहिद हूँ कि जिसमें मुझे पता चला ना कि इसने ये लड़कियों के साथ ज्यादती किया और मुलज़म पकड़ा गया। मैंने जान लिया है कि चंद दिनों में हमें वाकया आएगा कि ये मर गया, और वो मारा है, एक नहीं दर्जनों। इसी तरह बहुत सारे लाहौर में वाकया, तो इसी साल मैं आपको 2024 के बता सकता हूँ कि जिन्होंने एक टोपी गैंग था लाहौर के शदारे के इलाके, इसी एक साल पहले उसको पुलिस ने मार दिया क्योंकि उसने वारदात तरीका क्या था, मशहूर तो हुए वो लाल टोपी पहन के आता था और वारदात करके शराबी की तरह गायब हो जाता था। तो पुलिस ने फिर CC कैमरे निकाले, तो उसने क्या किया, एक कांस्टेबल को मारा, एक और को मारा, तो उन्होंने फिर उसको पकड़ लिया। एक और था पिछले दिनों, उसने 3 पुलिस वालों को गोलियां मारी थी, एक मिस्त्री शाह में सब इंस्पेक्टर गालबा ऐसा ही था, उसको मारा, एक कांस्टेबल को मारा, तीसरे कांस्टेबल को जख्मी किया, उसकी फुटेज निकाली। तो जिस दिन वो पता चला कि पकड़ा गया, तो मैंने कहा जी ये पार है, और वो पार हो गया, चंद दिनों बाद पार हो गया। कोई ऐसा वाकया भी हुआ जो बड़ा ही मुख्तलिफ हो? एक आपने बताया था, एक बड़ी खूबसूरत लड़की थी और बड़ी अमीर और मॉडर्न लड़की, उसकी मौत हुई और वो फिर आपने लिखा भी उसके ऊपर, वो क्या था बात? अच्छा, ये बड़ी, मैं बताता हूँ कि मुआशरे में जो गिरावट आ रही है ना, तो हम लोग समझते हैं कि ये जो है ना किस तरह आ रही है। तो ये उसकी, मैं इस पे नीली के नाम से ना कहानी लिखी थी, एक डेड बॉडी मिलती है लड़की की, तो वो 2 बोरियों में, वो ऊपर से एक नीचे से उसको डाल के, क्योंकि बोरी छोटी होती है, वो लड़की 5 फुट 5 इंच की थी और बड़ी खूबसूरत थी। मैंने उसकी लाइव तस्वीरें भी देखी थी, और जब फौत हुई या मरी हुई थी उस वक्त भी उसको देखा। अच्छा, वो लड़की को 4-5 दिन तक पुलिस ने सारी कार्रवाई की, नहीं पता चला। एक और थाने से पता लगा कि एक लड़की गायब है, उसकी मिलाया, तो दोनों केसों को आपस में किया, तो पुलिस ने मुलजम को पकड़ लिया, उसके बहनोई को पकड़ लिया। फिर वो एक इंस्पेक्टर थे, तो नाम ही बता, JSरी के पास ये केस, उन्होंने मुझे बुलाया कि बाट साहब आपके ना जंग पे लगाने वाला केस आया है। तो मैं गया, तो उन्होंने कहा बाट साहब लेकिन वो फैमिली बड़ी अल्ट्रा मॉडर्न है, उनके वालिदैन अमेरिका में होते हैं, एक जो उनका कज़न आया वो जर्मनी से आया हुआ है, तो फैमिली भी बड़ी पढ़ी लिखी है, तो वो चाहते हैं कि भाई इस मामले को ना दबा के ख़त्म कर दिया जाए। मैंने कहा चले ठीक है। मैं गया तो उन्होंने कहा ये जो हमारे CIA के इंस्पेक्टर इजाज़ भट्ट आए हैं, तो ये इन्होंने आपसे कुछ गुफ्तगू करनी है। अच्छा, जब मैंने गुफ्तगू की तो वो एक जो लड़का था ना, जमाल था गालिब, उसका नाम जिमी कह रहे थे, उसने कहा कि मैं बड़ा आपसे इंप्रेस हुआ। मैंने कहा क्यों? कहता है मुझे तो मेरी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि पाकिस्तान में भी इस तरह इंटेलिजेंट अफसरान हैं जो पूरी इसको रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि सवालात मैं जो किए उससे, तो मुझे भी आगे चलो इनको। इस चक्कर में ना उसने मुझे असल कहानी उन्होंने ना मुझे बता दी। अब असल कहानी ये थी कि उसके जो वालिद और वालदा थी, उनका ना अमेरिका की वो जो लॉटरी सिस्टम है उसमें उनका नाम आ गया, वो अमेरिका जाने लगे। ये इनकी 3 बेटियां और 2 बेटे थे। बेटे थोड़े छोटे थे, बेटियां समझ लगे 17, 19 और 21, 22 साल की थी। ये जो थी ना नीली, ये बड़ी थी। अच्छा, ये क्या करते थे कि वालदा ने कहा कि ये हमारी बेटियां ना अमेरिका जाएंगी तो ख़राब हो जाएंगी, हम इनको पाकिस्तान में रखते हैं। वो दादा और दादी के बाद पाकिस्तान रख के ये ना स्कार्फ पहनती थी। अच्छा, वो जैसे बाहर गए, अभी वो चंद माह ही हुए सेटल होने के, दादा को ना हार्ट अटैक फौत हो गया।
फोत हो गया, पीछे रह गई दादी। दादी की नज़र थी कमज़ोर। ये बच्चियों के पास अब अमेरिका से पैसे आने शुरू हैं, इन्होंने गाड़ियां ले ली, स्कार्फ उतर गए, पैंटें पहननी शुरू हो गई, टी शर्टें। अब माँ बाप को यही है कि वो स्कार्फ पहन रही हैं, बड़े पुरसकून माहौल में हैं, लेकिन बच्चियां क्या कर रही हैं कि क्या ना डिफेंस में और फोर्ट स्टेडियम के करीब एक बहुत मारूफ है जगह, वहाँ जाके ना तो इन्होंने एक रखा था इंजॉय ड्राइविंग। तो वो ना उसको ना फन ड्राइविंग भी कहते थे। वो ये होता था, ये तीनों बहनें एक गाड़ी पे जाती थी, 3 अलग-अलग लड़कों के साथ कमिटमेंट होती थी। तो वो इनको तीनों बहनों को एक-एक गाड़ी में बिठा के तो अलग-अलग सिमतों में ले जाते थे। वो इनको खाने भी खिलाते थे, एंड पे इनको गिफ्टिंग भी करते थे, लेकिन इनकी ये शर्त थी कि हम किसी के साथ नाइट नहीं गुजारें। ठीक। अच्छा, वो ना सिलसिला चलता रहा। तो जो 2 छोटी बहनें थी तो उनका तो बॉयफ्रेंड थे। ये जो बड़ी थी ना नीली, इसका नहीं था। तो एक लड़का था बड़ा शर्मीला सा, तो उन्होंने कहा यार इसके साथ भी कोई लड़की नहीं, लेकिन उसके पास गाड़ी बहुत महंगी थी। तो अमीर वो था। अमीर था वो, तो पढ़ा लिखा कम था, यानी एफए में अभी वो पास भी नहीं हो सका था। तो उस लड़के के साथ उसको भेज दिया, उनकी अटैचमेंट हो गई। कुछ अरसे बाद इस लड़की ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ ऐसे वाकयात हो गए कि उनको मजबूरन शादी करनी मजबूरन शादी करना। इनके घर एक बेटी पैदा हो गई। बेटी पैदा हो गई ना, तो लड़की ने कहा कि मैं तुम्हारे घर वाले को पसंद नहीं करती। अब ये 9 बहनों का इकलौता भाई था, और इसके वालिद कुवैत में थे, बहुत करोड़ों उस वक्त भी आते थे, और लाहौर में बहुत सारी आहरत जो थी ना, उसके वो गोदामों के मालिक थे, पैसा बहुत था उनके पास। अच्छा, ये हुआ ये कि इस लड़के को पता चल गया कि ये वापस फिर दादी के पास जाती है, वो फंड ड्राइव करती। उसको अब फंड ड्राइव का पता था। उसने कहा मैं तुम्हें जाने, ईद की रात थी, वो आया तो ये जाने लगी। उसने कहा कहाँ जा रही हो, तैयार श्यार हुई, उसने कहा फन ड्राइव पे। हाँ कहती फंड ड्राइव पे। उसने कहा मैं तुम्हें जाने। लड़के ने गुस्से में उसके बालों से पकड़ा, उसका सर दीवार में 2-3 दफा मारा तो वो गिर गई। अब वो गुस्से में था, उसने अपनी बेटी को उठाया, बाहर से ताला लगाया और चला गया। ईद की रात थी, सुबह ईद थी, 8-9 बजे के करीब जब ईद की नमाज के लिए घर वालों ने 7-8 बजे उठाया, तो वो उठा, तो उसने कहा मैं तो रात को उसको ऐसे मार के आया हूँ। उसकी माँ घबरा गई। उसने कहा मेरी 9 बहनों का इकलौता बेटा है, तो कुछ होना चाहिए। उसने अपने बड़े जो दामाद था उसको साथ भेजा, वहाँ गए, वो पता चला खून बहुत ज़्यादा बहने की वजह से वो लड़की जो है हलाक हो गई। अब ना वो माँ ने पीटना शुरू कर दिया, बहनों ने भी। अब 9 बहनें एक भाई की, उन्होंने कहा इसको तो फांसी हो जाएगी, जायदाद सारी उसके नाम, जायदाद भी उसके नाम है। अच्छा, वो हुआ ये कि मैं ब्रीफली बताता हूँ कि उन्होंने ना उसको उठाया, रात का बनाया, रात को 2 बोरियों में डाली लाश, उसके ऊपर एक रजाई डाली, रस्सी बांधी, 2 काम वालों को जो वर्कर होते हैं उनको बुलाया कि यार ऊपर से एक सामान उतारना। सामान उतार के बड़ी गाड़ी में रखा, उसको एक गंदे नाले के पास जाके उन्होंने ना वो ऊपर से रजाई खोल दी और जो बोरियां थी वो फेंक दी। सुबह वो 2 लोगों ने देखा, पुलिस केस हुआ, पकड़ा गया। अब जब ये सारा केस हो गया ना, इस दौरान उन्होंने क्या किया कि उस लड़के की कुवैत का, उसका वालिद क्योंकि बाहर था, कुवैत का टिकट कटाई, और ये रात को फरार होने लगा था। तो पुलिस को इत्तला मिल गई, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। अब ये सारा वाकया उस इंस्पेक्टर ने मुझे बताया कि सारा वाकया करके तो मुझे उन्होंने उस वक्त 10 लाख की ऑफर की कि सिर्फ बहनोई का नाम निकलवा दें, कि उसने मुलजिम का रहने थे, मुलजिम का रहने, वो हम छुड़ा लेंगे, तो बहनोई का नहीं। मैंने कहा नहीं जी, ये नहीं, दोनों चलान में जाएंगे। दोनों का चलान करके मैं गया, लेकिन वो पावरफुल थे, उन्होंने ना कुछ अर्से बाद ही मेरा तबादला करा दे। तबादला करा के ना 8-10 माह गुजर गए। मैं एक दफ़ा अदालत में किसी और केस में गया हूँ, तो आवाज़ आई कि मुलजिम यासर वल्द फलां, वही केस की आवाज आई। हाँ। अच्छा, वो कहते हैं कि मुझे एकदम हैरानगी हुई कि ये तो वही केस है जिसका मुलजिम मैंने पकड़ा। मैं आगे होता, मुलजिम ही वो नहीं था। यानी वो जो लड़का था जिसने अपनी बीवी को मारा था, वो था ही नहीं। कौन था फिर उसकी जगह? अच्छा, वो एक और कोई लड़का था, नाम वही था, केस वही था, नाम पुलिस ले रही थी, उसका तो कुछ और नाम होगा। आप शनाख्ती कार्ड की कॉपी उसकी लगा दी, चेहरा मिलता जुलता, जैसे वो क्लीन शेव था वैसा क्लीन शेव लड़का ले लिया। अब ये कहते हैं मैं आगे जाकर ना उसके सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा यासर मुझे जानते हो? तो उसने ना मेरी नेम प्लेट वो जो लगी हुई थी वो देखी। उसने कहा जी आपका नाम तो ये इंस्पेक्टर ये है। कहता बेटा तुम वो नहीं हो, मैंने यासर को गिरफ्तार किया था। अच्छा, इस जो लड़का था इसका नाम भी यासर था, मैं इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा, उसने कहा कि तुमने ये जो बदला है ना, तो मैं अब असल वो लड़का घबरा गया। अब ये मुझे पता लगा कि 10-12 माह से ट्रायल चल रहा है और नकली मुलजिम अदालत में पेश हो रहा है। अच्छा, वो जिसने किया ही नहीं है वो आ रहा है, और देखें किस किस को वो उल्लू बनाया गया। प्रोसिक्यूशन को, जेल इंतजामिया को, अदालत को, तीनों को यानी उल्लू बनाया गया, या पैसे चले या बने हैं वो, या बने मर्जी। अच्छा, वो कहता है कि मैं ना हुआ क्या कि मैंने ना जज साहब को एक दरखास्त दे दी कि इस केस का ना मैं गवाह हूँ। उन्होंने मुझे बुला लिया। जिप पेशी पे मैं आके खड़ा हो गया ना, तो अब वकील जो है पसीने से वो भरा हुआ, और वो बार बार कह रहा है जी सर वो जो ना ट्रैफिक बहुत है तो मुलजम को आने में कुछ टाइम लगेगा। तो मैं मुस्कुराता रहा। तो कहता है मुस्कुराते हुए मैंने कहा
कि सर आज अगर आप 2 घंटे छोड़ के 4 घंटे भी दे दें मुलजम नहीं आएगा। तो जज साहब भी परेशान हो गए, कहते ये क्या आपका कह रहे हैं? कहते सर जिस मुलजम को मैंने पकड़ा था ना, ये मुलजम वो है ही नहीं है, और आप एक जाली मुलजम की 10 माह से ट्रायल कर रहे हैं। अब जज साहब भी जो है ना वैसे कागजात पलटने लग गए, हैरान हो गए कि ये क्या हो गया। अब या तो वो भी मिले हुए थे, उन्होंने कहा अच्छा ये कैसे हो सकता है, ये हम इसका सारी इंक्वायरी कराते हैं, अगली पेशी में आपको बुलाएंगे। तो वो कहते जी पेशी खत्म हो गई। मैंने इंस्पेक्टर से पूछा कि मैंने कहा आपको अगली पेशी में, कहता फिर मोयो ने बुलाना था। कहता इसका मतलब है जज को भी पता था, जज को भी पता था, सबको पता था। और ये मुलजम भी उन्होंने मिली भगत से चेंज किया था। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस नेली का जो केस है ना, उसमें मुलजम भी चेंज हो गया, वो जो असल मुलजम है वो भी बाहर चला गया, उसका बहनोई छूट गया। तो यानी पैसा चला और वो उस केस का कुछ ना बना। आपने इतने साल जंग में गुजारे हैं, तो एक कहा जाता है जी मीर शकील उर रहमान साहब की जो शख्सियत है वो बड़ी पुरसरार है। मुबशर लुकमान साहब ने अपनी बुक्स में भी लिखा है, ऐसा है? यानी वो कहते हैं जी या तो इतनी सादगी से वो आते हैं या आते थे, अब तो वो नहीं, कि किसी को पता ही नहीं चलता कि ये मीर शकील उर रहमान है जो पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री का कह सकते हैं बादशाह जनाब। अच्छा मैं आपको ये इसकी मिसाल देता हूँ कि मैं 12 साल तकरीबन जंग में रहा, और सेकंड फ्लोर पे HR के बिल्कुल सामने मेरा, फाहरा, तरीम और सादिया कुरैशी का कमरा होता था। तो जहाँ बैठते थे तो यहाँ से गुजर के शकील उर रहमान साहब ने जाना था उस सीढ़ियों से। तो मैं टोटल 3 दफ़ा मिला हूँ 12 साल में, 3 दफ़ा। इससे अच्छा एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं ऐसे हूँ तो लिफ्ट ख़राब हो गई, तो वो क्योंकि लिफ्ट से आते थे ऊपर दी न्यूज़ के पास उनका जो कमरा था वो उधर चले जाते थे। लिफ्ट ख़राब हो गई तो वो सीढ़ियों से आ रहे हैं और मेरे पास से ना धीमे धीमे से जा रहे हैं। तो मुझे पता लगा, तो मैंने क्योंकि तस्वीर देखी हुई थी तो मैंने कहा सर अस्सलाम वालेकुम, तो वालेकुम सलाम कह के ना तो वो गुजर गए, कोई इंप्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। क्योंकि हमने बहुत सारे मीडिया हाउसेज में गया, यहाँ ये होता है कि ये चेयरमैन साहब आ गए जी, MD साहब भी पीछे गार्ड होगा या बंदे होंगे, ये पता चल जाता है जनाब। तो मीर साहब का पता ही नहीं चलता, कभी नहीं पता चलता। और दूसरी दफ़ा एक दफ़ा उनके साथ एक ना अजमल तौफीक साहब हमारे होते थे, तो वो ना ऐसे ना पीछे हाथ बांधे होने, थोड़ा सा कुब निकाला होना, तो वो ना ऐसे ऐसे उनके पीछे पीछे होते थे। तो शकील उर रहमान जो ना वैसे हमेशा सीधा देख के ना ठीक है उसको बुलाओ। लेकिन उनकी ये था कि जो जो लोग उनकी इंक्वायरी में पेश होते थे ना, वो बड़ी मजे की बातें बताते थे। वो कहते थे कि ये, वो कहते थे यार ये गलती किससे हुई? वो कहते जी ये गलती ना रिपोर्टर से, रिपोर्टर को बुलाओ। अच्छा वो कहते रिपोर्टर ने ना खबर दी थी लेकिन एडिटर को बुला लो। अच्छा वो कहते ये साथ जो है ना टाइप सेक्शन, जो कंप्यूटर सेक्शन, उसका जो इंचार्ज उसको भी तो देखनी चाहिए थी, उसको बुला लो। और साथ वो कहते ये इसके बाद वहाँ प्रूफ रीडिंग भी होती थी, प्रूफ रीडर की तरह उसको बुलाओ। अच्छा वो 10-15 मिनट में ना वो सबको बुला लेते थे, जिसकी गलती होती थी ना वो सामने आ जाती थी। ये नहीं कहते थे कि यार अच्छा आज इसको बुलाया कल उसको बुलाना, वो वहीं बैठे बैठे कर देते। तो जो बाहर लोग आते थे ना तो हमने देखा पसीने साफ कर रहे थे। तो ये भी कहा जाता है जी वो बड़े जो शाइनिंग स्टार्स थे, और जैसे ही उनको पता चलता था यार ये बंदा काम का है, किसी मीडिया हाउस में है, उसको वो हायर कर लेते थे और फिर वो उन्हीं के साथ रहता था। और बाज़ लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो कहीं और रह के जंग को नुकसान पहुंचा सकते थे या जियो को नुकसान पहुंचा सकते थे अपने टैलेंट की बुनियाद पे, तो उनको वो खुद हायर कर लेते थे। और कई लोगों को वो आज तक तनख्वाहें देते हैं जो उनके लिए काम नहीं कर रहे, अच्छा, लेकिन मौजूद हैं। ये मैं तो इसका है नहीं शाहद हूँ। अच्छा देखिए जंग में ज़्यादा कालन लगते हैं 10 या 12 लोगों के एक दिन में, ठीक है। और महीने में आपने देखा होगा बीच में ना कुछ तो मुश्किल होते हैं, 3-4 लोग चेंज होते रहते हैं। तो महीने बाद किसी की बारी आती, किसी की 2 महीने बाद। एक दफ़ा क्या हुआ, जो हाफिज़ साहब थे कंप्यूटर, हाफिज़ इफ्तिखार साहब कंप्यूटर इंचार्ज थे, उनसे मेरी बड़ी दोस्ती थी। मेरी किताब भी उन्होंने अपने घर के कंप्यूटर पे टाइप की थी। वो एक दफ़ा ना उन्होंने मुझे लोगो दिखाए। अब लोगो आते जा रहे, कहते ये सब जंग के कालम। मैं कहा मैंने तो जंग में 8-10 साल हो गया अब तक मुझे, मैंने तो इनमें से किसी को नहीं देखा। कहते और भी देखे, देखते गए एक लंबी लिस्ट है। अच्छा वो बाद में पता लगा कि जो हाज़र सरवर जिनको कहते हैं, जो लिख रहे हैं, उनकी तो एक लमसम तनख्वाह, जैसे मुन्नू भाई होते थे, क्या नाम है, हसन निसार होते थे, बड़े अताउल्लाह कासमी हो गए थे, अब्दुल कादिर हसन होते थे, ये सब को कहानी साहब होते थे। कहानी साहब का तो कमरा मेरे बिल्कुल साथ है, उनकी बड़ी मज़े की बातें हैं। तो ये जो सारे लोग होते थे ना, इनकी तो एक पे रोल भी होता था, सब कुछ होता था। इनके बाद जो नीचे जो 3-4 कॉलमिस्ट जो लगे थे, जो दिहाड़ी वाले, तो किसी की 60,000, किसी की 55,000। अच्छा उसके बाद कुछ ऐसे नाम थे जिनको 30,000 से 25,000, 20,000 तक ना मुस्तकिल मिल रहा था। और ऐसे भी थे जिनके 2-2 साल 3-3 साल से कॉलोनी छप रहे, उनको पैसे मिले हर माह। अच्छा मैंने पूछा ये क्या साइंस है? उन्होंने कहा कि शकील उर रहमान की एक सेंस है कि हमारे मुल्क का ये प्रोमिनेंट दिमाग है। वो कुछ नवाए वक्त में लिख रहे हैं, कोई पाकिस्तान में लिख रहा है, कोई खबरें में लिख रहा है, इनमें से जितनों को तोड़ा जा सकता है तोड़ लो। जब तोड़ लिया
तो उनको कहा कि ये आपका कॉलम छप गया ना, अगला आपका जल्दी छपेगा। अब वो पेंडिंग में चले गए। अब वो ना कहीं और लिख नहीं रहे, उनके एक फार्मा भरा हुआ जंग के साथ अटैच हो गए, उनका एक नहीं पर फार्मा भरा हुआ है उनका, वो साथ मुआहदा हुआ है कि आप कहीं और नहीं लिखें। वो कहते हैं सिर्फ इनका जो माइंड है या जो उनकी अक्लमंदी है ना, उसको ड्रेन करने के लिए या एक साइड पे खुडे लाइन लगाने के लिए और जाके वो ज्यादा ना उन अखबारात को फायदा ना पहुंचे। वो कहते हैं कि यही समझे कि इनको खुडे लाइन लगाया हुआ है, इनके जो आइडियाज है वो किल हो रहे हैं, वो कहीं छप नहीं रहे, लेकिन वो अपने आप को लोगों को बता रहे कि जी मैं जंग का कॉलमिस्ट हूँ, लेकिन 2-2 साल से कॉलम ही छपा हुआ, पैसे उनको तनख्वाह उनको मिल रही। अब देखे वो कहते थे अब 5 लोगों को 20-20 हज़ार का दिया, 1 लाख गया, तो 25-30 लाख 40 लाख रुपया या 5 से 10 लाख रुपया ऐसे लोगों को मिल रहा है कि जिनका ना कोई कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वो कहीं और नहीं लिख रहे। तो मैंने कहा इसको हमने यानी ये देखा। और भी मैं आपको बताता चलूँ, जब दुनिया अखबार आया, जब एक्सप्रेस आया और जब जहान पाकिस्तान आया, इन अखबारात को भी शुरू में डैमेज करने के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी कार्रवाई जो है ना वो यहीं से हुई। वो किस तरह से, यानी ये कार्रवाई क्या? अच्छा, जो दूसरे उसका तो हम शवाहद नहीं दे सकते, जो जहान पाकिस्तान है ना उसकी मैं आपको बहुत बड़ी मिसाल देता हूँ। इसके मालिक थे अवैस रऊफ, ठीक है। उन्होंने एक दफ़ा हम सब रिपोर्टर्स को ना दावत दी, हम सारे बैठे हैं, हमने कहा सर आप, वो पूछने लगे ये आप बताओ भट्ट साहब आपने क्या किया। मैंने कहा सर हम लोग तो मैडम रूबी होती थी साहब, उन्होंने कहा कि सर ये छोड़े हमारी बातें, आप हमें बताएं कि ये आपने जहान पाकिस्तान शुरू कैसे किया हुआ है। कहते हैं यार मैंने जब शुरू किया ना तो मैंने इतने करोड़ रुपए का बिजनेस लगाया इस पर, तो मैं देख रहा हूँ कि जहान पाकिस्तान उठ नहीं रहा, ख़ास तौर पे कराची में। तो मैंने एक वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर रखा हुआ था, तो वो हमारे साथ काम कर रहा था। 1 साल के बाद मैं जब कराची गया तो उसने कहा सर मेरा ना ज़मीर मुझे बड़ा गिल्टी फील हो रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो कहता है कि मैंने कहा चलो। उसने गाड़ी बिठा दी दूर ना शहर से हट के एक पौंड तक बहुत बड़ा जौहर, वहाँ ले गया। वहाँ मैं देखा तो वहाँ ना कीचड़ के अंदर ना बंडल के बंडल पड़े हुए हैं, लाखों कापियों के। मैंने कहा ये क्या है? कहता है सर ये जहान पाकिस्तान के बंडल्स हैं। हम सुबह सुबह अखबार मार्केट से उठाते थे कीमत देके, और कीमत देके उठा के इसको कीचड़ में फेंकते थे कि लोगों तक ना पहुंचे। अच्छा, ये रोजाना जितना खरीदते थे इसके पेमेंट हमें खास वो शख्स देता था। अच्छा, हाँ जी, और हम आपसे भी तनख्वाह लेते थे। यानी आपसे तनख्वाह ले रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि इनका अखबार जा रहा है लोगों के पास। हाँ, नहीं आपसे तनख्वाह ले रहे हैं। हाँ। आपने मिसाल के तौर पर कराची में अखबार भेजा 5 लाख का, आपको 5 लाख हमने भेज रहे हैं, लेकिन आपका 5 लाख का बिक नहीं रहा, वो उसमें जा रहा है जौहर में, और उधर से भी हमें मिल रहा है। तो हम डबल कमाई तो करते हैं। लेकिन एक वक्त आया कि मेरे ज़मीन ने मुझे मलामत की कि ये मैंने बड़ा किया है, तो वो मुझे दिखाने लगे। ये अवैस रऊफ साहब ने हमें खुद वाक़या सुनाया। तो उन्होंने कहा इस सब कुछ करने के बावजूद भी हमारा अखबार जितना चलना ना चल गया, लेकिन इससे एक मुखालिफ फ्रीक का आपको ना सेंस पता चलता है कि बाज़ दफ़ा कई इदारे जिस तरह बोल का आया, बोल आया तो हमारे बहुत से चैनल्स ने उससे बाकायदा दुश्मनी निभाई। यानी मुझे याद है कि हमने यहाँ पे हेडलाइंस चलते देखी, मुल्क दुश्मन फलाना ये वो, लेकिन उसमें ख़ास वो थी मुखालफत थी कि यार ये जो है बड़े बड़े लोगों को उठा रहा है। लेकिन हमारा जो मीडिया का धंधा वो उसी तरह चल रहा है, कोई नीचे लेके जाता है कोई ऊपर। खैर ये बताएं कि ये सेठ आबिद ये भी एक करैक्टर थे, तो ये क्या थे? कई लोग कहते हैं जी कि जो हमारा एटमी प्रोग्राम है इन्होंने बड़ी स्मगलिंग करके मदद की, कोई कहते हैं जी इतने अमीर थे, और फिर एक ज़माने में उनके बेटे को गालिबन कत्ल किया गार्ड ने कर दिया था। तो ये कौन थे ये? अच्छा, मैं आपको बताऊं, आपको बड़ा आसानी से समझ आ जाएगी। सेठ आबिद दरअसल मलक रियाज 1 थे। अच्छा, मलक रियाज 2 आपने देखा अपनी जिंदगी में, उनका सारा सिलसिला भी देखा है। बहरिया टोन के अकाउंट से आपने तमाम प्रोमिनेंट सहाफियों को जो है ना वो पेमेंट होती भी देखी है, उनके चेक को जो है ना वो भी वो नाम आते रहे हैं, लेकिन हम तस्दीक नहीं कर रहे। नहीं तस्दीक नहीं कर रहे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये तरीका आप कह रहे हैं कि मलिक रियाज का जो स्टाइल है, अगर आपने समझना सेठ आबिद को, तो उस दौर के वो मलिक रियाज थे। देखिए मलिक रियाज साहब भी जो है ना बुनियादी तौर पे अनपढ़, मैट्रिक पास नहीं किया, लेकिन इंटेलिजेंट बहुत थे। वो सेठ आबिद के वाले से भी मेरी अब तक, क्योंकि हमारे भी दौर से वो पहले ज़्यादा गुजरे हुए हैं, जितने लोगों से मैंने इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोगों से, पुलिस अफसरान से जो मालूमात ली, कुछ मैंने खुद भी उनके बारे में काफ़ी रिसर्च की थी, तो उसके बाद ये रहा कि ज़ाहिरी तौर पे वो बड़े भोले वाले नज़र आते थे। लेकिन पाकिस्तान में सोने की जितनी स्मगलिंग होती थी उसमें वो इन्वॉल्व होते थे। लेकिन वो इन्वॉल्व इस तरह होते थे
कि पाकिस्तान को जब मुल्क की रियासत को ज़रूरत पड़ती थी ना, तो वो उस वक़्त जब समझे कि इस वक़्त अरबों का सोना है ना, तो अरबों का सोना भी रियासत के लिए रख देते थे। ठीक है। एक चीज़। दूसरी ये थी कि जब भी आप देखें जब भी किसी नई ताकत को प्रोमिनेंट करना होता था, तो मलक रियाज साहब के बारे में कहा जाता है कि ये उसके लिए जलसे जुलूस का हाँ हाँ इंतजाम हाँ, करते थे। बिल्कुल। तो वो भी उस वक़्त की जो रियासत कहती थी कि इनको जरा उठा दें, उठा दें, तो पीछे से तो सपोर्ट पीछे सेठ साहब करते थे। सेठ साहब करते थे। तो लेकिन ये हुआ कि मैंने एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि सेठ आबद साहब के भी जो बच्चे थे ना, उनमें एक बेटा ही ठीक है, ज़्यादा अब नॉर्मल ही रहे हैं। तो जो फिर इस तरह का भी हम किसी दिन प्रोग्राम करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जिनके पैसा बहुत आया है, लेकिन अल्लाह ताला ने औलाद की सूरत में उनको निशानी दिखा दी कि उनके बच्चे अब नॉर्मल थे। तो अच्छा, ये तो पूरा एक फलसफा है बानो आपा की एक किताब में भी, राजा गिद्ध में या। तकरीबन यही जो आप फिलॉसफी बयान कर रहे हैं। और हमने इसमें तो बहुत से देखे लोग- हुए हैं ना, मैं उनका हाँ, निधि पहलवान जो है ना, ठीक। जो बहुत बड़ा मशहूर गुजरात पुलिस मुकाबला, उसका जो बेटा था उससे मैं मिला। मैं अल्लाह ताला से बार बार माफ़ी मांगता हूँ। उनकी दो बेटियां बिल्कुल ठीक थी, लेकिन बेटा आया तो बिल्कुल जैसे ना वो कहते हैं कि चिड़िया का बोट नहीं होता, उस तरह का है, और उसके बाजुओं के ऊपर ना प्लास्टिक की शीटें चढ़ी हुई हैं। तो उसकी जो दादी थी ना, तो उसने मुझे बताया कि जो निधि पहलवान के वालदा थी, कि अगर आप बादशाह इसको सलाम भी करेंगे ना, तो आपकी उंगलियां इसके हाथ पे जम जाएंगी, और 3 दिन के बाद वहां से उसके ऊपर वो खरींड सा आएगा, फिर वो जख्म भरेगा। ऐसी बीमारी लगी हुई थी जिसके बाप के पास करोड़ों नहीं अरबों रुपए थे। अच्छा, ये जो थे, जिस तरह उस वक्त थी लश्कर तैयबा, जमातुद दावा, फिर बिल्कुल। उसको या जो या। भी हाफिज सईद, या। फिर इसी तरह हिजबुल मुजाहिदीन, ये बिल्कुल। वो, इन लोगों से भी मुलाकात करने का मौका मिला आपको? कोई इंटरव्यू या मुलाकात या इनके बारे में उस वक्त इनकी, अब तो वो नहीं है जारी बात, या। उस वक्त इन लोगों का क्या जाहो जलाल था, या सिक्योरिटी या लोग या चीज़ें? देखें, ये जो हम तो ये जानते हैं कि ये जितने लोग भी आते थे लाहौर में, जब आते थे लश्कर जंगवी वाले भी, और इनको हमने देखा हुआ है कि इनका जो प्रोटोकॉल होता था। दूसरी बात ये कि जो मैं उसके करने लगा हूँ कि जो इनका एक बहुत मशहूर था, वो उमर विर्क से उस दिन भी मुलाकात हुई, तो वो कहते हैं कि वो नवाशी के घर भी पहुँच गया था। वो क्या नाम है, प्रोमिया, हाँ, बंदा था जिसने धमकी दी थी। हाँ, जंगवी क्या था, बसरा, रियाज बसरा। तो वो कहते हैं कि हम उनके घर गए शेखुपुरा में ना, उमर के, तो वो कहते हैं वो यहाँ भी आ गया, और उस दिन ना मेरी ड्यूटी कहीं और लगी हुई थी, मैं घर में नहीं था, तो वो आ गया। तो उन्होंने यहाँ, मैं दो जो कांस्टेबल बैठे होते इनको मैं कहा हुआ कि जो भी है उसका नाम पता है, तो उसने कहा अब मेरा नाम लिखो। नाम लिख के नंबर नोट ले करके तो लेके चला गया। तो बाद में उसने फ़ोन करके कहा कि विर्क साहब, मैं आया था हाजिर दे के, फ़लाँ नंबर पर मेरा नाम मौजूद है, और मैं आपके घर से सलाम देकर, तो लिहाजा अपना ख्याल रखें। तो ऐसे करैक्टर भी मौजूद रहे हैं पाकिस्तान में, कि जिन्होंने पूरी तरह यानी जाके और डरते नहीं थे, पहुंच जाते थे हर जगह पे। चलें भाट साहब, बहुत शुक्रिया, आपने जनाब वक्त आपका भी दिया, और शुक्रिया। हमने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जो है वो की है। उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगी। फीडबैक ज़रूरी है ताकि पता चले कि गुफ्तगू को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। अपने मेज़बान फ़ारूक फड़ाइच को इजाज़त दीजिए लाने के बाद।